प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 27 फरवरी को आपका पेपर जो है, उससे पहले सारे चैप्टरों का रिवीजन मैं आपका करवा देता हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। 1 नंबर में किस किस तरह के सवाल आते हैं, 20 नंबर ये पक्के कीजिए, इसी से आपकी मेरिट बनेगी और इसी से बड़े सवाल भी हो जाएंगे। पहला चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आते हैं, कौन सी परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्या वो होती है जो सब प्राकृतिक हो, भाज्य अभाज्य ये सब तरह की संख्या हो, लेकिन ऐसी संख्या ना हो जिसका हम वर्गमूल ना ले सकें। और रिकरिंग नंबर में जैसे आते ही जाते हैं अंक, उस प्रकार में अगर एक जैसे अंक रिपीट हो रहे हों तब वो परिमेय संख्या होती है। देखो यहाँ 1 0, फिर 1 1 0 हो गया, फिर 1 1, एक जैसे अंक रिपीट नहीं हो रहे तो ये अपरिमेय है। 0.1 का वर्गमूल ले नहीं सकते तो ये भी अपरिमेय है। √3 अपरिमेय है। √9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 हो जाएगी, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही कोई पूछा जा सकता है कौन सी अपरिमेय है, इस प्रकार का सवाल दे दिया जाए तो इस प्रकार का सवाल आपको करना है, ऐसे करना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो सबसे पहले वो संख्या, एक सवाल ऐसा पूछा ही जाता है, सबसे पहले 2 से काटिए, 3 से काटिए, जिससे कटे संख्या 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काट दीजिए 13, और फिर 13 से 13 कटेगा तो 2 2 बार, 2 2 बार, फिर 3, फिर 13, ये बी वाला सही है। इस प्रकार का कोई भी संख्या हो सकती है, ये याद कर लीजिए। एक सवाल ऐसा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ये तो ऐसा है, आपसे ये पूछा जाता है कि किसी पूर्णांक, यहाँ सम पूर्णांक लिखा, ये सवाल थोड़ा और कठिन कर दिया है, लेकिन ये हम बता रहे हैं किसी धन पूर्णांक के लिए सम अगर पूछा जाए, किसी धन पूर्णांक के लिए सम इस प्रकार का होता है 2p के रूप का, और विषम धन पूर्णांक होता है 2p + 1। अगर सम में एक बढ़ा देंगे तो विषम हो जाएगी, तो यह याद रखना है। यहाँ ये कहा गया है, थोड़ा सवाल की भाषा को समझिए, किसी धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम तो है ही p, यानी कि p ऐसा है जिसमें 2 से भाग जाता है। अभी हमने बताया कि सम में अगर एक जोड़ दें तो विषम बन जाता है, तो जब p सम है उसमें एक जोड़ेंगे तो p + 1 विषम हो जाएगा। एक ये सवाल बहुत बार आता है, 2 लगातार संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, याद कर लीजिए। 2 लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है। ये 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका लासा दिया गया है, मासा ज्ञात करना है। तो आपको 2 तरीके से बताया देता हूँ, आपको तो यहाँ ऑप्शन में करना है। तो मासा जब ज्ञात करना हो तो क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल करिए और बटे लासा से भाग करिए, क्योंकि वो सूत्र आपने पढ़ा होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा गुणे लासा। इसको हल कर लीजिए, काट दीजिए, बस ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हमको तो आंसर निकालना है, तो आप भाग विध से मासा निकालना है तो भाग विध से मासा निकाल दीजिए। 132 दूनी 264 हो जाएगा, 264, इसमें से 4 घटाया तो 4 बचा, यहाँ 24 बचेगा। 24 का 132 में भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 24 पंचे 120। अब 120 से 12 बचेगा, अब 12 का भाग 24 में देंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ पे सही लिखा था ऑप्शन, हमने गलत कर दिया, तो ये डी क्या होगा, ये 12 आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी। पहले चैप्टर से इस तरह का सवाल भी पूछ दिया जाता है, एक संख्या ऐसे 3 4 अंक गुणा में लिखे होते हैं, फिर प्लस करके लिखा होता है। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो याद कर लीजिए, ऐसी संख्या हमेशा भाज्य संख्या होती है और भाज्य वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। यदि 2 संख्याओं का लासा 1200 है तो इनका मासा नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमेशा याद रखिए कि मासा वो संख्या होगी जिससे लासा कटेगा। 400 से कट जाएगा, 600 से कट जाएगा, 200 से कट जाएगा, 500 से नहीं कटेगा, तो ये मासा नहीं हो सकता, याद रखिए।
15, 18, 24 का लासा, कोई 2 संख्याएं कोई 3 संख्याएं देगा, उनका लासा ज्ञात करना होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। 6 ऐसी संख्या है जो 18 और 24 की कॉमन है, तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24, और इस 3 इसमें कॉमन है, तो क्या करिएगा, 6 तिया 18 6 चौक 24, ये था 6 से काटे थे तो इनका गुणा कर लीजिए। 5 तिया 15, 15 चक्कू 60 और 60 छक्का 360। समझ में आया क्या? जो कॉमन गुणनखंड था 6 वो हमने लिख लिया। 18 और 24 में कितनी बार भाग गया? 3 और 4 बार। 3 15 में भी है, तिरछे 15 होता है तो काट दिया, एक 5 गुणनखंड और आ गया, सबका गुणा कर लिया, जो कॉमन गुणनखंड था हटा के गुणा कर दिया। ये है शॉर्ट ट्रिक। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म? बहुत बार पूछा गया। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन 2 संख्याओं का कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो। अब 14 35 7 से कटती है, 18 25 किससे कटती है? ऐसी कोई संख्या बताओ जिससे 18 भी कट जाए, 25 से। 31 तिया 93 होता है, 32 से 2 से कट जाएगी ये, तो कौन सा हो जाएगा? 18 25। एक सवाल इस तरह का पूछ दिया जाता है, जब अननोन दे दिए जाते हैं, संख्याएं नहीं दी जाती हैं, तो p बराबर ए बी स्क्वायर, q बराबर ए स्क्वायर बी, तो पी क्यू का लासा उसने पूछ दिया है। तो जब कभी लासा पूछा जाए तब आपको बता देता हूँ, अगर एक जैसी संख्याएं लिखी हों, केवल घातें अलग अलग हों, तो लासा मतलब बड़ी घातें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। और अगर इसी में मासा आपसे पूछ दिया जाता है तो कॉमन गुणनखंडों की छोटी घातें, ए की छोटी घात ए है और बी की छोटी घात बी है, तो ए बी हो जाता। इतने ही प्रकार के चैप्टर 1 से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखते हैं चैप्टर 2 बहुपद से आने वाले प्रश्न। एक ग्राफ दिया गया है और पूछ दिया जाता है, इसके ग्राफ देख के बताइए इसके कितने मूल होंगे। तो इसकी ये ट्रिक क्या है, कैसे हल करते हैं कि जो ये रेखा होती है पड़ी हुई, एक ये खड़ी रेखा, इसको वाई अक्ष बोलते हैं और इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है उतने ही इसके हल होते हैं। तो 2 जगह काट रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके मूल 2 हो जाएंगे। कभी कभी मूल की जगह शून्यक लिख देता है तो एक ही बात होती है। दूसरा सवाल बहुपद दे देगा और उसके मूल दे देगा, तो इस तरह से पूछ देगा 1/अल्फा 1/बीटा, या मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल। तो देखिए, जब कभी बहुपद की तुलना ऐसे की जाती है, व्यापक बहुपद ax² + bx + c होता है। तो अगर इससे तुलना करें तो ax² मतलब x² के साथ जो लिखा होगा वो a है, तो x² के साथ यहाँ कुछ लिखा नहीं दिखाई पड़ रहा, मतलब 1x² है तो 1 हो गया। bx का गुणांक वो भी 1 है और c भी 1 है। तो यहाँ पे मूलों का योगफल ये भी बता देता हूँ, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, -b/a होता है, तो -b/a यानी कि -1/1, तो 1 ही तो हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल ये सूत्र होता है c/a, c का मान 1, a का मान 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या उसने, 1/अल्फा + 1/बीटा, तो कैसे इसको हल करना है? देखो, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, तो बीटा उधर जाएगा अल्फा उधर जाएगा, बीटा + अल्फा, तो अल्फा + बीटा बराबर हुआ अल्फा + बीटा का क्या मान है? -1 मान है, और अल्फा बीटा का क्या मान है? 1 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? -1। बी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही सवाल में संख्याएं भले बदली हों, क्या पूछ देगा आपसे? α² और β² पूछ देगा। तो α² β² यानी कि a + b का होल स्क्वायर। अब इसमें 2ab और आता है प्लस का, तो उसको घटा दीजिए, -2 α β, बस इसमें रख दीजिए मान। अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -1 हो गया, और 2 α β का मान 1 था,
1 का वर्ग 1 हुआ और -2, 1 से 2 जाएगा तब भी -1 ही बचेगा। तो ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, यही 2 सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। एक इस तरह का सवाल पूछ दिया जाता है, एक बहुपद दे देगा, उसका एक शून्यक या मूल दे देगा, तो एक अननोन होगा उसमें, उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब भी मूल दिया जाए तो क्या करना है, 2 मूल है, अतः x बराबर वो x की जगह पर 2 रख दो। जितना मूल दिया जाए, कोई भी संख्या दी जाए तो उसको रख देना है। तो k रहेगा, 2 का वर्ग रहेगा, 3 फिर x है गुणा 2 फिर k रहेगा। अब कोई मूल होता है जब किसी बहुपद का, तो मूल को रखने पर वो संख्या क्या आ जानी चाहिए, 0 के बराबर, इसीलिए इसको शून्यक बोलते हैं। तो ये देखो 2 का वर्ग हुआ 4 और के साथ में है 3 दूनी 6 हुआ और 1 के ये हुआ बराबर 0। तो ये हुआ 5 के, अब प्लस का 6 उधर कर दीजिए तो -6 हो जाएगा, के बराबर -6/5। ये आंसर हो गया आपका, -6/5 किसमें है, डी में। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। कोई शून्यक दिए जाएं और उसके बहुपदों की संख्या पूछी जाए तो हमेशा ये 3 से अधिक वाला ऑप्शन करना है। ये मैंने फुल वीडियो में बताया हुआ है, वो देख लेंगे चैनल पे। और बड़े बड़े सवाल मैंने सारे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट पे डाल दिए हैं, वो सारे सवाल आप देख लीजिएगा, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। एक बहुपद जिसके मूल 3 और 2 हैं का द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। कभी कभी यहाँ पे मूल ना देके ये लिख देता है कि उनका योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो योग की जगह यहाँ रख देना और गुणनफल की संख्या यहाँ रख देनी है। यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं तो इनको जोड़ लेना है, योग 3 2 5 हो जाएगा 5x और गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 6, x² माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया। और अगर ये कहता कि मूलों का योग 3 है तो फिर 3x ही लिख देते, और गुणनफल 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देते। ये ध्यान रखना है कि क्या दिया है, मूल अलग अलग दिए हैं, अगर योगफल गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट यहाँ रख देना है। तो इतने सवाल लगभग बहुपद से आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इससे क्या आएगा, सबसे पहले एक समीकरण देगा और पूछ देगा कि इस समीकरण को कौन से बिंदु संतुष्ट करेंगे, या x बराबर लिख देगा या y बराबर, या तो ऐसे लिखा होगा या x बराबर y बराबर दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है कि ये पहला मान x का है, दूसरा मान y का है। x की जगह पे मान रखो और क्या मिल जाए, इतना मिल जाए। तो देखो ये वाला रखेंगे 8 और x की जगह 2 रख दो, 8 दूनी 16 और फिर प्लस 5 गुणे -1, तो 8 दूनी 16 में से 5 घटेगा तभी 11 बचेगा। तो ये वाला ऑप्शन, जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए जाएं, जो ऑप्शन आपके समीकरण को संतुष्ट कर जाए, जब एक समीकरण दिया हो तो समझ लो वही उसका हल है। कभी कभी 2 समीकरण दे दिए जाएंगे, ऐसे लिख देता है रेखा x बराबर 0 और एक समीकरण दे दिया इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो जब x का मान दिया गया 0 तो ये समझो कि दूसरा बिंदु 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले निर्देशांक में x का मान लिखा जाता है। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, 2 तो ऑप्शन गलती हो गए। अब यहाँ पे x की जगह 0 रख दो, तो 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे y बराबर 12। 0 का किसी संख्या में गुणा होता है तो वो 0 हो जाती है, और y का मान अगर निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी, 3 चक्कू 12, यानी कि 0,4। इस तरह का सवाल आता है। और एक सवाल इस तरह का आ जाता है कि जब 2 समीकरण दोनों ही दिए होंगे
तो बड़ा सवाल नहीं देता है, बड़ा सवाल देगा तब 2 नंबर वाले में देगा। x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो x प्लस वाई यानी कि जब ऐसा दो संख्याएं जोड़ में लिखी हो, अंतर में लिखी हो, तो बड़ी पहली संख्या का मान जो उनके आखिरी में संख्याएं हैं, आखिरी में कितनी संख्याएं हैं 6 और 2, उनको जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए। 6 2 8/2 यानी कि 4, x का मान 4 होगा। और y का मान उनका अंतर कर लीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, 4/2 यानी कि 2 होगा। तो पहला सही है। अगर यहाँ पे p प्लस क्यू p माइनस क्यू लिख दे तब भी ऐसे ही करना है, कुछ भी लिख दे। तो ये ट्रिक आपको लगानी है। चैप्टर 3 से अगर कभी कोई बड़ा सवाल पूछ दिया जाए कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु हैं, तो डायरेक्ट हल नहीं करना है, केवल बिंदुओं को उठा के x और y जगह रख के देखना है कि उनका ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखो ये समीकरण लिखा है, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है 4 से 3 घटे तो 1 बचेगा, यानी कि x का मान 2 होना चाहिए, 2 दूनी 4 और y का मान 1 होना चाहिए। यहाँ पे रख के देख लो, 2 3 एकम 3 2 5 यानी कि x बराबर 2 y बराबर 1 इसका हल है। अब देखो एक तरह का ये सवाल आ जाता है, किसी किताब में ये दिया है, किसी किताब में दिया नहीं है, बालाजी वाली में ये दिया है सब। तो मैं आपको बताए देता हूँ क्या कंडीशन होती है। यहाँ ये पहला x का गुणांक वो a1 कहलाता है, दूसरा y का गुणांक वो b1 कहलाता है और अचर पद c1 कहलाता है। दूसरे की तुलना a2 b2 और c2 से करते हैं। फिर पहली कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 अगर डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2 तो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है। तो और दूसरी कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू आए c1/c2, तो कोई हल नहीं होता। क्या होता? कोई हल नहीं। इसको बोलते हैं रेखाएं समांतर, कभी ऐसे ऑप्शन भी दे देता है। और तीसरा होता है अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 आ जाए तो अनंत हल होते हैं। क्या होता है? अनंत हल। और रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं। तो यहाँ रख के देख लीजिए, 1/2 a1/a2 कितना है? 1/2, b1/b2 2/4 है, ये भी 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 4/5, तो ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, तो क्या है? कोई हल नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन है। तो इतने ही सवाल चैप्टर नंबर 3 से पूछे जाएंगे, और बड़े बड़े सवाल जो 6 नंबर के हैं वो प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, उन वीडियो को देख लीजिए।